दोस्तों आजकल अखबारों में और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर आईडी प्रोफाइल बनाना बहुत ही आसान है और इस पर अपने जीवन साथी को ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा होड़ सी लगी हुई है। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, इसी प्रकार से है अनुष्का की। अनुष्का किस प्रकार से अनुष्का के साथ धोखाधड़ी हुई, किस प्रकार से उसने अपने प्यार को ढूंढा और अंत में प्यार के द्वारा क्या ठगी की गई, आज की इस घटना में, इस कहानी में हम जानेंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रकाश आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कानपुर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक नगर है गीता नगर। यहाँ की रहने वाली है अनुष्का। अनुष्का का जन्म हुआ है ऐसे परिवार में जो संपन्न परिवार है। संपन्न परिवार होने के कारण इसका भरण पोषण, इसकी शिक्षा, उच्च शिक्षा हुई है। अनुष्का के पिता को अब अनुष्का की शादी भी करना है क्योंकि अनुष्का जवान हो गई है। अनुष्का का पिता उसकी हैसियत के हिसाब से ही लड़का देखकर उसकी शादी कर देता है। अनुष्का अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाकर के लड़की की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ससुराल के वातावरण में ढल जाए। इसी प्रकार से अनुष्का ने किया, उस परिवार के उस वातावरण में ढल गई। धीरे धीरे उसको एक और खुशी मिली कि एक बेटी को उसने जन्म दे दिया, लेकिन ये खुशी ज़्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं थी। अनुष्का के पति की धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होने लगे। इस प्रकार से लड़ाई झगड़े होने लगे कि अनुष्का का अपने पति से तलाक हो गया। अपनी बेटी को लेकर अनुष्का अपने माँ बाप के यहाँ गीतानगर कॉलोनी में आ जाती है। अनुष्का चूंकि पढ़ी लिखी है, इसलिए वो अपना कारोबार, खुद का बिजनेस करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। ऐसा ही करती है, एक कपड़ों की शॉप डालती है। कपड़ों का शॉप डालकर अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाना चाहती है। धीरे धीरे करके अनुष्का का ये बिजनेस, इस कारोबार अच्छा चलने लगा। इतना अच्छा चलने लगा कि बेटी की पढ़ाई के लिए जो भी जितनी भी ज़रूरत है वो सब पूरी होने लगी। साथ में पैसे भी उसके पास जमा होने लगे। अनुष्का ने अपनी बेटी को मुंबई के नामी संस्थान में MBA करवाया। वहाँ से MBA कर रही थी। इसी बीच अनुष्का का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। अब अनुष्का को भी कभी कभार जीवन साथी की याद सताने लगी थी। अनुष्का धीरे धीरे 47 साल की हो गई थी। अनुष्का ने 2013 में शादी.com वेबसाइट पर अपनी एक प्रोफाइल बना लेती है। इसी बीच में एक व्यक्ति ऐसा रहता है जिसका नाम है राजीव यादव। राजीव यादव करके एक व्यक्ति अपने को IPS ऑफिसर प्रोफाइल पे लिखा हुआ है। उसने 58 वर्ष का है। उसको भी शादी के लिए कोई महिला चाहिए थी। वो भी डेली इसी वेबसाइट पर जाकर के महिलाओं की तस्वीरों को खंगालता था। एक दिन अनुष्का की प्रोफाइल पर उसकी नज़र जब टकटकी लगाकर दिखी तो वो वहीं रुक गया। उस प्रोफाइल पर ही हैंग हो गया उसका दिमाग। अनुष्का से वो बात करना चाहता था। अनुष्का को मेल किया। अनुष्का ने जैसे ही मेल देखा, तुरंत अनुष्का ने अपना नंबर उसको शेयर कर दिया। नंबर शेयर किया, नंबर पे बात होने लगी, कॉल होने लगी। अब इसके बाद अनुष्का और राजीव की बातें होने लगी, चर्चा। अपने बारे में दोनों ने बताया। अनुष्का ने भी बताया, मेरी शादी हो चुकी थी, दरअसल मेरी बेटी है जो MBA कर रही है मुंबई से। वो बेटी को अपनाने के लिए भी तैयार हो गया था। उसने अपने बारे में बताया था, मैं IPS ऑफिसर हूँ जो वर्तमान में मिजोरम में DIG के पद पर तैनात हूँ। अनुष्का ने पूरी बातें जान ली थी। अनुष्का उससे प्यार करने लगी थी, प्रभावित हो गई थी अनुष्का से वो भी हो गया था। 13 दिसंबर 2013 को इनकी शादी तय हुई थी। अब राजीव ने कहा था कि मैं एक दिन के लिए आऊँगा कानपुर में, सभी जो भी कार्यक्रम होगा शादी का वो करके फिर लौट आऊँगा तुम्हें लेकर के। अनुष्का भी तैयार थी, चूंकि उसकी दूसरी शादी थी तो वो भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहती थी। 10 तारीख को राजीव का कॉल आता है कि अनुष्का ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरा जो पर्स है, बटुआ है, वो गिर गया है, उसमें ATM कार्ड था और अन्य कागज थे, वो भी चले गए हैं। अनुष्का सोचती है छोटी मोटी बातें ऐसी होती रहती हैं, हाँ तुम अपने ATM को ब्लॉक जरूर करवा देना, ऐसा बोलती है। उसको भी फिक्र होने लगी थी, पति तो था ना, पति होने वाला था, इसलिए उसने ये बोला। लेकिन 11 दिसंबर को फिर से कॉल आता है। अनुष्का से बोलता है, अनुष्का मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ और मेरे को मुठभेड़ में बदमाशों से गोली लग गई है और मेरे एक कूल्हे में भी चोट आई है, हड्डी क्रैक हो गई है। इसके लिए मैं एडमिट हूँ और मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी ATM कार्ड वो गुम हो गया और मैं आ जा नहीं सकता हूँ। इसलिए जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपका पेमेंट देता जाऊँगा। अनुष्का इस प्रकार से बात सुनती है तो अनुष्का के पाँव के नीचे से ज़मीन फिसल जाती है, क्योंकि 13 तारीख को तो उसकी शादी होने वाली है। 11 तारीख को ये घटना सुनने को मिली है। अनुष्का बोलती है तुम पैसे की फिक्र मत करो, इलाज करवाओ। पैसे तुरंत अनुष्का
जो उस अकाउंट नंबर देता है उस अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र कर देती है पहली बार में 75,000 रुपये। इसके बाद फिर धीरे धीरे फिर से इसके बाद फिर से कॉल आता है, बोलता है अनुष्का अब मैं चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वहाँ पर मेरे को इलाज के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ पर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अनुष्का बोलती है पैसों की जितनी भी ज़रूरत पड़े तुम टेंशन मत लेना, तुम्हें पैसे मिलते जाएंगे। अब अनुष्का इसको 4.5 लाख रुपए वहाँ दे देती है। इसके बाद फिर से कॉल आता है अनुष्का के लिए। धीरे धीरे दिन पे दिन राजीव की तबीयत खराब होती जा रही है। बोलता है कि अनुष्का चेन्नई से मेरे को अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, यहाँ पर मेरा ऑपरेशन होगा यहाँ पे, और पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अनुष्का उसको पैसे भेज देती है धीरे धीरे करके। 13 दिसंबर से लेकर के 2013 से लेकर के 7 फरवरी 2014 तक अनुष्का उसको 24.5 लाख रुपए भेज देती है। अब अहमदाबाद में वो जाती है, अहमदाबाद में अपोलो हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है। वो भी सोचने लगती है कि क्यों ना अब इससे मिला जाए, क्योंकि अनुष्का इतनी व्यस्त थी अपने काम में, अपने कारोबार में, कि वो कहीं जा ही नहीं पाती थी, उसका कारोबार ही इतना चल रहा था। वो अहमदाबाद जाती है, उस हॉस्पिटल में पूछती है, राजीव जो IPS ऑफिसर हैं वो एडमिट हैं। तो वहाँ पर हॉस्पिटल से एक ही रिस्पॉन्स आता है, हाँ राजीव नाम से कोई ऑफिसर हैं ही नहीं, IPS हो या पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, कोई भी एडमिट नहीं है। और जब अनुष्का उसको कॉल करती है तो फ़ोन बंद आता है और परेशान हो जाती है अनुष्का फ़ोन करते करते। इसके बाद वो अंत में वो कानपुर लौट के आ जाती है। जैसे ही कानपुर आती है तो कानपुर से कॉल करती है तो कॉल फिर से लग जाता है। अनुष्का बोलती है कि तुम कहाँ हो, वहाँ पे मिले ही नहीं हो, कौन से नाम से तुम एडमिट हो, वहाँ हो ही नहीं। तो वो बोलता है कि मैं नाम चेंज करके वहाँ पे चूँकि अपनी जो प्रोफाइल है उसको हाइड करके आया हूँ, जो को ऑफिसर था, इसलिए मैंने नाम चेंज करके वहाँ पे एडमिट हुआ हूँ। जैसे ही वो पूछते किस नाम से हो तुम, तो वो फ़ोन को बंद कर देता है और स्विच ऑफ करके अब फ़ोन नहीं लग रहा है। इसके बाद फिर से उसका कॉल आता है। कुछ समय बाद अनुष्का को शक होने लगता है इस पर, राजीव पर, कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई ठगी तो नहीं हो रही है। इसके बाद अनुष्का को कॉल आता है कि अब मेरी छुट्टी हो गई है और मैं मसूरी में जा रहा हूँ। मसूरी में एक ट्रेनर के तौर पे मैं वहाँ पे मेरी ड्यूटी रहेगी, मैं ट्रेनिंग दूंगा जो भी UPSC में सिलेक्टेड बंदे हैं उनके लिए। इस प्रकार से मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो पैसे आप कुछ सेंड कर सकती हो। तो अनुष्का बहाना बना करके उसको कोई भी पैसे नहीं देती है। अब वो अनुष्का ने जितने भी नंबर पे सेंड किए थे, पैसे ट्रांसफ़र किए थे, जितने भी अकाउंट नंबर पर, वो सभी अकाउंट नंबर को अपने स्तर पर वो जांच करवाने लगी कि किस नाम से हैं, कहाँ के हैं। इसके बाद जब पता चलता है कि ये दोनों व्यक्ति हैं, जो एक दिल्ली का रहने वाला है, एक ग्रेटर नोएडा का एक गांव है छलेरा गांव, वहाँ का रहने वाला है। इसके बाद वो अपने स्तर पर जांच करवाती है, परखती है कि आखिरी किसके नाम से अकाउंट नंबर है। तो पता चलता है अमित चौहान और अजय यादव, इन दोनों के नाम से ये नंबर है। अजय यादव जो था वो IPS ऑफिसर के नाम पर अपने को राजीव यादव बता रहा था, और जो अमित चौहान था वो उसका बॉडीगार्ड बना हुआ था। दिल्ली पर जिस पते पर वो गई, वहाँ पर पूछा वहाँ के आसपास के लोगों से कि अजय यादव कोई IPS ऑफिसर हैं, तो वो वहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी IPS ऑफिसर नहीं, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट में है ही नहीं बगल में हमारे। और इसके बाद जो ग्रेटर नोएडा का पता बताया गया, वहाँ पे गई तो वहाँ पे अमित चौहान जो था उसके बारे में भी पूछा गया, तो कोई भी किसी भी प्रकार से इनके बारे में जानकारी नहीं दे रहा था। हाँ, नाम बता रहे थे, घर पर हैं ही नहीं, ये दोनों घर पे हैं ही नहीं, फरार हैं दोनों। इसके बाद ये क्राइम ब्रांच में जाकर के FIR करवाती है। FIR करने के बाद पुलिस एक्शन लेती है, इन दोनों को पकड़ने के लिए अपनी एक टीम गठित करती है। टीम गठित करके दोनों को गिरफ्त करती है। जब गिरफ्त करती है, सख्ती से इनसे पूछताछ की जाती है दोनों से। जब पता चलता है अजय यादव का जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत ही आलीशान फैमिली से है, ऐसी फैमिली से है जिसके पिता जयनारायण यादव IAS ऑफिसर थे और दिल्ली में MCD में कमिश्नर के पद पे रह चुके थे। बहुत ही उच्च परिवार से था, पैसे वाले परिवार से था। इसके पिता भी चाहते थे कि अजय यादव प्रशासनिक अधिकारी बने। इसके लिए वो सोचता था कि इसके लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई की तो किरोड़ीमल कॉलेज से इसने ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में अच्छा खासा था ये। इसके बाद पढ़ना ही नहीं चाहता था, तैयारी नहीं करना चाहता था।
लेकिन पिता के प्रभाव से ही इसको आज़ादपुर सब्जी मंडी फल मंडी का प्रवर्तक अधिकारी बना दिया जाता है। लेकिन उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था, वो पैसे उसको बहुत मिल रहे थे, इसलिए 5-6 साल में वो जॉब छोड़ देता है। इसके बाद जॉब छोड़ने के बाद वो तत्कालीन जो वहाँ कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहते हैं, कृषि मंत्री, उसका पीए बन जाता है। पीए बनने के दौरान इसका आईएएस आईपीएस ऑफिसरों से मिलना जुलना होता रहता है। उनकी भाषा शैली, किस प्रकार से बातचीत करना, किस प्रकार से लोगों को हैंडल करना, किस प्रकार से पॉलिसियाँ बनाना, सभी इसको आ चुका था। इसके बाद वहाँ से भी छोड़ देता है। वहाँ से छोड़ने के बाद ये फिर ब्लू लाइन पे बसें चलवाता है दिल्ली में। वो भी बसों का मेंटेनेंस इससे हो नहीं रहा था, तो वो भी छोड़ देता है। इसके बाद इसका देहरादून में एक बंगला था, बंगले में होटल खोलता है। होटल में भी इसको घाटा लगता है, तो उसको भी छोड़ देता है। वो छोड़ने के बाद रियल एस्टेट में भी काम करता है, तो भागदौड़ की वजह से उसको भी छोड़ देता है। अब निठल्ला हो गया ये, इसके पास पैसों की तंगी आने लगी। अब इसने इस प्रकार से प्रोफाइल बनाई शादी.com पर और महिलाओं को ठगने का काम किया। इस प्रकार से अजय यादव ने और अमित चौहान ने अनुष्का को ठगा। इस प्रकार से अजय यादव और अमित चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार करके संबंधित धाराएं लगा करके उनको जेल भेजने की पूरी तैयारी कर दी थी। अनुष्का 24.5 लाख रुपए, सिर्फ उसकी गलती ये थी कि शादी.com वेबसाइट पर जाकर के उसने प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल बनाने की गलती नहीं थी, किसी पर भी विश्वास बहुत ही आंख बंद करके महिलाओं को कर लेना या पुरुषों को कर लेना एक दूसरे पर, ये कहीं ना कहीं अपने आप के साथ कहीं ना कहीं छल है। अपने आप के साथ छल करना है। इसलिए किसी के भी साथ यदि किसी भी वेबसाइट पे जाकर के सबसे पहले उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करें कि आखिर है क्या। दोस्तों, तो इस प्रकार से किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का क्राइम हो सकता है, इसलिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।